हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिया। एंड इस वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है आदिकालीन वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, या फिर वीर गाथा काल के साहित्यिक विविध प्रवृत्तियों का प्रामाणिक विवेचन कीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आदिकालीन वीर गाथात्मक रचनाएं हैं उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा से संक्षेप में यानी थोड़ा थोड़ा से उसमें जो है अपना उनका प्रकाश डालिए। प्रवृत्तियाँ होती हैं गाइस विशेषताएं। प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? विशेषताएं। चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? विशेषताएं, ठीक है। ये हमारा बड़ा क्वेश्चन, और इसमें हमें पता है कि वह भूमिका जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। प्रवृत्तियाँ होती है, विशेषताएं मैं वहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है। विशेषताएं होती हैं इनकी, मतलब अब भूमिका से अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। चारण एवं भाट कवियों की वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई है कि जो चारण एवं भाट कवि थे उस समय के, उन्होंने जितनी भी रचनाएं की थी वो वीर गाथात्मक रचनाएं थी, और उनकी प्रधानता के कारण जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम से भी, वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के साहित्य का प्रमुख केंद्र जो है वो राजस्थान है, जो कि 1 मार्क का आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आदिकालीन वीर गाथात्मक काल का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य है? राजस्थान। इस राज्य आश्रित युग में खुमान रासो, राज्य आश्रित यानी राजा के अधीन जो राज्य है, ठीक है, इस युग में खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि अनेक रासो यानी वीर साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, और ये सभी रचनाएं अपने प्रमाणिक रूप में उपलब्ध नहीं है। यानी इनका जो प्रमाणिक रूप था, इनका प्रमाणिक रूप कौन सा था भाई? और ये सभी रचनाएं वो अपने प्रमाणिक रूप में उपलब्ध नहीं, प्रमाणिक रूप में यानी अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय कराने में, यानी उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, उस समय का जो वातावरण है वो कैसा था, उनका परिचय देने में, हमें उनसे अवगत कराने में बहुत सहायक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक काव्य। ऐतिहासिक काव्य से क्या मतलब है? इस काल में ऐतिहासिक पुरुषों से संबंधित काव्य तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उनमें तत्संबंधित तथ्यों का नितांत अभाव है। अब ये बात क्या जाती है, यहाँ पे मैंने नोट्स टाइप में लिखा है कि जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, इतिहास से संबंध रखने वाले पुरुष जो हैं, उनका वर्णन तो है लेकिन उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, सटीक तथ्यों का अभाव है, सटीक तथ्य में नहीं है। मतलब उनके बारे में पता तो है कि भाई ये इस तरह के एक राजा हुआ करते थे, ऐसे ऐसे ये राजा हुआ करती है, ऐसे हुआ करती है, इतने वीर थे, इतने कायर थे, ऐसे ऐसे, लेकिन सटीक तथ्य नहीं है। जैसे उनका जन्म स्थान क्या है, वो कहाँ के राजा थे, कौन उनका राजा था, ठीक है, वह यदि राज दरबारी थे तो किस राज्य के राज दरबार थे, किस राजा के अधीन थे, ठीक है, ये सब कुछ हमें नहीं पता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो भारतीय कवि हैं उन्होंने ऐतिहासिक नाम भर लिया है, किंतु उनकी शैली होती है लिखने का ढंग वही पुराना रहा है, जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, वर्णन का अभाव था। यानी जो ऐतिहासिक या जो भारतीय कवि उन्होंने ऐतिहासिक नाम भर लिया कि भाई इतिहास से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी वहाँ की लेकिन उनका जो लिखने का ढंग था वो पुराना ही रहा था, यानी किसी प्रकार के कोई तथ्य ना देना, सटीक तथ्य ना देना, सटीक पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं देना, ठीक है। तो उनकी शैली वही थी, उनके लिखने का ढंग वही पुराना था, जिसमें उन्होंने जो है काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया था, यानी उनके बारे में सिर्फ बताने में, उनका यशोगान करने में ध्यान था, सिर्फ उनके बारे में कोई और अदर इन्फॉर्मेशन देने में उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और जो लेख उन्होंने करे थे, जिनमें भी थोड़ी बहुत जो है उन्होंने तथ्य जो हैं दिए थे, तथ्य प्रधान जो लेख थे, उनको संभाल के रखने की भी उनकी कोशिश नहीं की गई थी। जो विवरण संग्रह था उसकी ओर कम था, यानी जो तथ्यों पर आधारित संग्रह, तथ्यों पर आधारित जो लेख होते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल कम था, और कल्पना विलास का मान अधिक था, यानी कल्पना प्रधान जो रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं। तथ्य निरूपण का भी कम था। तथ्य निरूपण होता है सही तथ्य नहीं थे, यानी जो तथ्य दिए गए हैं वो भी सही नहीं थे। पहली बात तो तथ्य ही नहीं मिले हमें उनके लेखों में, और दूसरी बात जो तथ्य मिले उनके भी जो तथ्य हैं वो सही नहीं थे,
ठीक है। यानी पूरा निचोड़ इस पॉइंट का क्या निकलता है कि उन्होंने तथ्यों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन काव्यों में संभावनाओं यानी शायद पर बल देकर जो है घटनाओं को लिखा गया है। यानी शायद ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ये चीज़ इन पर जो है हमारे साहित्यकारों के अनुसार जो है इन्होंने इस तरीके से लिखी है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है प्रमाणिकता का अभाव, यानी ऐतिहासिकता के अभाव के कारण ये काव्य प्रमाणिक नहीं कहे जा सकते। यानी ऐतिहासिकता यानी उनके जो तथ्य हैं उन्हीं का अभाव, उसी के कारण हम इन्हें प्रमाणिक सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इन काव्यों में परिक्षिप्त होता है, बाद में जोड़ा गया जो है अंश है वो भी अधिक है। यानी मान लो कि कोई भी लेखक है वो एक ग्रंथ की रचना कर रहा है और उस ग्रंथ के पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो जो दूसरा अन्य है कोई उस ग्रंथ को पहले पूरा पढ़ेगा और फिर उसको अपनी जो है अपनी सोच के अनुसार अपना अनुमान लगा के कि भाई इस कारण से इसने ग्रंथ लिखा होगा और इस तरीके से जो है वो उस ग्रंथ का अंत करना चाहता होगा। तो अपनी कल्पना के आधार पर, यानी चाहे उसकी वो कल्पना करी हुई सही है चाहे उसकी वो कल्पना करी हुई गलत है, यानी अपनी कल्पना के आधार पर वो उस ग्रंथ को पूरा करने की सोचता है, चाहे वो कल्पना सही हो या गलत। इस प्रकार जो अन्य जो भी उस ग्रंथ को पूर्ण करने आता है उसकी मानसिकता भी उस ग्रंथ में प्रवेश कर लेती है। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो कि जो बीसल देव राजसो का कवि है वो स्वयं को बीसल देव का समकालीन मानता है। समकालीन होता है यानी उसी समय का मानता है, लेकिन फिर भी जब हम घटनाओं को देखते हैं उनके तिथि क्रम को जो बीसल देव राजसो में है और जो ऐतिहासिक ग्रंथों में जो लिखी गई है उनमें बहुत ही अंतर है, यानी तिथि क्रम में भिन्नता है। यानी उनकी जो घटनाओं की जो तिथि दी गई हैं वो अलग अलग है। यही बात पृथ्वीराज रासो के विषय में भी कही जा सकती है और इसी कारणवश जो इन ग्रंथों को प्रमाणिक सिद्ध करना जो है बिल्कुल टेढ़ी खीर बनी हुई है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि राजाओं का यशोगान होता है उनकी प्रशंसा करना, उनकी स्तुतियाँ करना। ठीक है। इन रासो ग्रंथों में नायक की यानी उनके राजा की धर्मवीरता, यानी वे कितने धर्म के प्रति सजग थे, कितनी उसकी रक्षा करते थे, ये सब कुछ, युद्ध कौशल यानी युद्ध कला में वे कितने परिपक्व थे, कितने निपुण थे, और ऐश्वर्य यानी उनके ऐश्वर्य का, उनके महल का, उनके राजपाट का कितना वर्णन है, किस प्रकार से वो अपने ऐश्वर्य से भरी जिंदगी जीते थे, कैसे वो धर्मवीर थे और कैसे वो युद्ध कौशल में परिपक्व थे, युद्ध कौशल में जो है निपुण थे। उन सब का वर्णन इन राजाओं के यशोगान में बिल्कुल ओजस्वी भाषा में किया करते थे। जो रचना करते ओजस्वी भाषा में उन्होंने जो है यशोगान किया है उनको ये सब कुछ ना वो किस लिए करते थे, वो अपने राज्य का मनोबल बढ़ाने के लिए करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे ताकि उन्हें इनाम प्राप्त हो सके। क्योंकि जितने भी वो उस समय के रचनाकार थे वे राजा आश्रित हुआ करते थे, राजा आश्रित होते यानी राजा के अधीन हुआ करते थे और अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए वे राजाओं की बढ़ चढ़कर प्रशंसा किया करते थे। हर रचनाकार अपने राजा की प्रधानता दिखाने के कारण, उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के कारण जो है अपने प्रतिपक्षी यानी अपने द्वंद्वी राजा की, अपने दुश्मन राजा की हीनता का वर्णन किया करता था, उनके उसके छोटे होने का वर्णन किया करता था। और हर रचनाकार में अपने अंदर जो है यानी इस राज्य का जो रचनाकार है उसके दूसरे राज्य के रचनाकार से अपने आप ही होड़ लगी होती थी कि कौन अपने राजा का कितना अधिक वर्णन करता है, कितना अधिक उसका यशोगान करता है, कितनी अधिक उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है। ये सब कुछ भी हुआ करता था। अब जो युद्ध का वर्णन टॉपिक है विस्तृत वर्णन, ये मैं आप लोगों को बुक से करवाती हूँ। ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। ठीक है। अब आ जाए युद्धों का विस्तृत वर्णन में। युद्धों के विस्तृत वर्णन में ये आ जाता है कि भाई युद्धों का जो वर्णन है वो बिल्कुल विस्तृत है, यानी बिल्कुल जो है बिल्कुल आराम से प्यार से सहजा कर, यानी उसको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वहाँ की युद्धों की मिलती है। जैसे कि जो रासो ग्रंथों में युद्धों के विस्तृत वर्णन है, यानी युद्धों के बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वर्णन किए गए हैं। आला खंड में आला और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो के युद्ध में पृथ्वीराज, जयचंद गौरी आदि के युद्ध अवलोकनीय है। अवलोकनीय मतलब कि भाई उनकी प्रशंसा, उनके मतलब अवलोकनीय, वो इस लोक के तो लगते ही नहीं है। चंद्रबरदाई केवल कवि नहीं थे, वे पृथ्वीराज के सामंत भी थे, सामंत होते दरबारी भी थे। इसलिए उनके पृथ्वीराज रासो में, अब देखो अब हमें पता चंद्रबरदाई कौन थे। चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। वो केवल कवि या लेखक नहीं थे, वे बल्कि पृथ्वीराज के सामंत भी थे, सामंत होते दरबारी भी थे। इसीलिए जब भी कोई भी लड़ाई होती थी तो वे वहाँ पर जाते थे, क्योंकि वे केवल कलम के ही धनी नहीं थे बल्कि वे तलवार के भी धनी थे। इसलिए उनके पृथ्वीराज रासो में जो है युद्धों का वर्णन जो है वो अत्यंत मूर्तिमान रूप में मिलता है, यानी जिस प्रकार युद्ध वहाँ पर हुए थे बिल्कुल उसी प्रकार जो है
वो वर्णन वहाँ पर मिलता है। केवल चंद ही नहीं यानी चंद्रबरदाई ही नहीं बल्कि जो सारे एवं अन्य चारण एवं भाट कवि जो थे वे भी उनके भी लेखों में उनके भी रचनाओं में जो है अत्यंत सजीव वर्णन मिलता है हमें वहाँ के युद्धों का। ठीक है, क्योंकि वे सारे कलम के ही नहीं थे, वो तलवारबाजी में भी बिल्कुल निपुण थे, युद्ध कला में भी वे बिल्कुल निपुण थे। साथ ही वो समय भीतरी कलह और भारी आक्रमणों का होता था, इसलिए अपने आश्रयदाता यानी जिसके आश्रम में वो रहते थे यानी अपने राजाओं को युद्धों के लिए प्रोत्साहन देना उस समय के कवियों का परम कर्तव्य भी हुआ करता था। चारण कवियों के युद्ध वर्णन अपने परवर्ती तथा पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा अधिक सुंदर बन पड़े थे। यानी जो चारण कवियों ने जो युद्ध वर्णन किए थे उनकी जो रचनाएं थी वो अपने परवर्ती और पूर्ववर्ती यानी अपने बाद के और अपने पहले से अपने बाद के यानी अपने इस समय के कवियों की अपेक्षा बहुत सुंदर बन पड़े थे यानी बहुत सजीव वर्णन हुआ था उनका। उनमें संस्कृत कवियों की भांति केवल सैन्य वैभव का ही नहीं बल्कि युद्ध समय में योद्धाओं की उमंगों यानी उनकी मनोदशा उनकी भावनाएं कैसे हुआ करती थी उनके क्रियाकलाप कैसे हुआ करते थे उनका भी चित्रण मौजूद था। इसलिए पृथ्वीराज रासम से 2 लाइनें उदाहरण के तौर पर भी दी गई हैं। इन्हें एग्ज़ाम में मत करके जाना, कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, छोड़ो इन्हें, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें बेशक छोड़ दो। ठीक है, इस पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम छोड़ दोगे तब भी तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, तुमने इतना लिख देना वो भी बहुत आ जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो 5th पॉइंट पे आते हैं जो कि है वस्तु वर्णन। यानी जो चारण कवियों का ध्यान था वो विकास की ओर बहुत कम गया था बल्कि उन्हें उनकी जो रुचि थी वो अधिक जो है वो अनेक प्रकार के वस्तु वर्णनों में ही लक्षित हुआ करती थी। यानी जो चारण कवि थे उनका ध्यान विकास की ओर ना होकर बल्कि अनेक प्रकार के वस्तु वर्णनों में ही ज़्यादा हुआ करता था, उनकी रुचि ही जो है वो इन वस्तु वर्णनों में हुआ करती थी। उनके ग्रंथ में जैसे रणसज्जा होती है कि रणभूमि को युद्ध के लिए कैसे सजाया जाता है, युद्ध किस प्रकार किया जाता है, शत्रु विजय यानी शत्रु पर विजय प्राप्त होने के बाद जो है उससे किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, विवाह यानी उस समय के राजा का विवाह कैसे होता था। ठीक है, नक्षिक सौंदर्य होते हैं यानी रानियों की नाक से लेकर उनके माथे से लेकर उनके कदमों तक का उनके चरणों तक का उनकी सुंदरता का वर्णन हुआ करता था। जल के लिए यानी राजकुमारियाँ किस प्रकार जल में क्रीड़ा करती थी उसका वर्णन होता था। ठीक है, आखेट होता है राजाओं के शिकार पर जाने का वर्णन होता था और ऋतुओं के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। यानी कहने का मतलब यहीं पर आ जाता है घूम फिर कर कि उनका जो ध्यान था वो विकास की ओर नहीं था बल्कि उनका इन वर्णनों में इन वस्तु वर्णनों में यानी अनेक प्रकार की जो वस्तु होती थी उनका वर्णन करने में जो उनका ध्यान है वो अधिक मिलता है। ठीक है, जैसे ये सब कुछ हमने पढ़ा और कहीं कहीं पर जो है परिगणन शैली भी मिलती है। परिगणन होता है जहाँ पर हमें गिनती मिलती है 1 2 3 4 करके। ठीक है, वहाँ पर कई जगह पर हमें परिगणन शैली भी मिलती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रस। ठीक है, ये भी हम अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रस। रस काव्यों में विविध रसों के होते हुए भी वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। यानी जो रासो काव्य थे उसमें अनेक प्रकार के रस तो मिलते हैं लेकिन फिर भी उसमें जो वीर रस और श्रृंगार रस है उन्हीं की प्रधानता अधिक मिलती है। वीर रस का तो अपूर्व परिपाक हुआ यानी पूर्ण तरह से उसका बहुत अच्छे तरह से उसका प्रयोग हुआ है। उस युग में आबाल वृद्ध सभी में युद्ध के लिए अदम्य उत्साह था। यानी आबाल होता है बच्चे और वृद्ध होता है बड़े बूढ़े, यानी उस समय में उस काल में जो है बच्चे से लेकर बूढ़ों तक में युद्ध के लिए अदम्य यानी अलग प्रकार का बिल्कुल अलौकिक सा उत्साह देखने को मिलता था। और इसलिए उस समय पे एक ये लाइन भी कही जाती थी, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, राजपूतों का ये आदर्श था। यानी जितने भी राजा महाराज होते जितने भी राजपूत होते थे वे इस चीज़ को अपना एक आदर्श मानते थे। यानी बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन का धिक्कार, यानी अगर 18 वर्ष की आयु तक कोई भी यानी यदि 18 वर्ष की आयु तक कोई भी जो है वो अपनी
अपनी 18 वर्षीय आयु तक कोई भी यदि राजा या फिर बाल जो है युद्ध भूमि में यानी युद्ध कला में, युद्ध कौशल में परिपक्व, मैच्योर या फिर निपुण नहीं हो पाता है तो उसका जो जीवन है वो बिल्कुल धिक्कारा है, नकारा है, उसका कोई फ़ायदा या लाभ नहीं है। राजपूत जहाँ अपने गौरव की रक्षा के लिए जो है अपनी वीरता का परिचय देने में नहीं चूकते थे, वहीं वे वहाँ सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए भी उत्सुक रहते थे। वीर काव्य में वर्णित युद्धों का वर्णन यानी वीर काव्यों में जो युद्ध होते थे उनका जो वर्णन था, उनका कारण कोई ना कोई राजकुमारी ही हुआ करती थी, इसलिए उसमें श्रृंगार रस का आना जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक था। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष जैसे संयोग और वियोग में संयोग का वर्णन जो है वो अधिक है, वियोग का कम है। अब हमने तो पढ़ा था ना कि अब हमने लास्ट उसमें जब हमने एक क्वेश्चन करा था, वो क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा क्वेश्चन करा था। अब मैं उसकी लाइन बताती हूँ जिसमें जो है युद्धों का कारण, जैसे राजपूतों में स्वयंवर हुआ करते थे, ठीक है ना। वहाँ पर स्वयंवरों में एक शर्त रखी जाती थी कि जो भी इस शर्त को पूरा करेगा वही राजा उनकी कन्या से या फिर उनकी बहन से विवाह करेगा। और कोई राजा को वो कन्या पसंद आ जाती थी लेकिन वो शर्त को पूर्ण करने में असक्षम हुआ करते थे, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ भी हो जाया करती थी। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में करके ये बात बता के वीडियो को पॉज करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से लिख के बताओ कि ये कौन सा क्वेश्चन हमने करा था। ये हमने करी थी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी हमारी कहाँ की, आदिकाल की, उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये बात पढ़ी थी हमने उस क्वेश्चन में, है ना। हाँ, तो संयोग श्रृंगार में रूप सौंदर्य व्यय संधि नक्षिक वर्णन की सुंदरता आदि योजना है, यानी घूम फिर के वही बात आ रही है कि ये सब कुछ उनकी राजकुमारी की सुंदरता वगैरह के बारे में बताया गया है। पद्मावती की वही संधि का चित्रण पृथ्वीराज राजा में बहुत सुंदर पड़ा है। श्रृंगार और वीर रस को इकट्ठे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो राजपूतों का लक्ष्य जीवते लभ्यते लक्ष्मी मृते चापी सुरंगना हो। ठीक है, इन दो प्रमुख रसों के अतिरिक्त और वो दो प्रमुख रस कौन कौन से थे, वीर रस और श्रृंगार रस। यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से बन जाता है कि जो वीर कथात्मक रचनाएं हैं उनके प्रमुख रस कौन कौन से हैं। उनके प्रमुख रस हैं वीर रस और श्रृंगार रस के अतिरिक्त जो है रौद्र भयानक और अद्भुत रस का भी इन रचनाओं में जो है वो समावेश बहुत अच्छे से मिला है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ डिंगल एंड पिंगल। इन कवियों ने डिंगल एंड पिंगल भाषाओं में जो है डिंगल एवं पिंगल भाषाओं में रचनाएं की हैं। चारण एवं भाट कवियों ने क्यों की हैं, क्योंकि उन दोनों राजस्थान की साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। इनके अतिरिक्त जो है शट भाषा पुराना चैकुराणम के अनुसार उन पर संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, पंजाबी और ब्रज आदि भाषाओं का भी प्रभाव पर्याप्त था। रासो काव्यों में भाषा की शुद्धता तथा व्याकरण विषयक व्यवस्था का अभाव था, यानी उनमें व्याकरण विषय व्यवस्था शुद्धता जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। और पृथ्वीराज रासो के विषय में शुक्ल जी का मत है कि भाषा की दृष्टि से यदि ग्रंथों को कसा जाए तो उन्हें ही बहुत ज़्यादा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि वे बिल्कुल बेठिकाने थे, यानी उनमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था उन्होंने अपने ग्रंथों में नहीं की है। ठीक है, कोई भाषा की शुद्धता नहीं मिली है और छंदों में अनुस्वारवंत शब्दों की तो ऐसी भरमार उन्हें देखने को मिलती है जैसे किसी ने संस्कृत और प्राकृत शब्दों की नकल ही कर दी हो। ठीक है, तो इस पॉइंट में तुम लोग सिंपली भी लिख सकते हो कि जो कवि थे उन्होंने डिंगल एवं पिंगल भाषाओं में रचनाएं की थी, क्योंकि वे उस समय वे राजस्थान की साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त उन पर जो है संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, पंजाबी और ब्रज आदि भाषाओं का प्रभाव भी बहुत था, पर्याप्त था। ठीक है, रासो काव्य में भाषा की शुद्धता तथा व्याकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। व्याकरण विषयक व्यवस्था जो है उसका बिल्कुल अभाव था। और शुक्ल जी के मत के अनुसार यदि पृथ्वीराज रासो को देखा जाए तो उन्हें भाषा की दृष्टि से बहुत निराश होना पड़ेगा, क्योंकि वे बिल्कुल बेठिकाने थे, उनमें कोई भी व्याकरण व्यवस्था नहीं मिलती है। बस ये लिख दो कि आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होता है यहाँ पर आंसर। छंद वैविध्य में आ जाए, यानी छंदों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है उतना इससे पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। ठीक है, विविध होते हैं यानी अनेक प्रकार से। ठीक है, यानी छंदों का जितने अनेक प्रकार से जो प्रयोग है जितना इस काल में हुआ है, इससे पहले के साहित्य में इतना प्रयोग नहीं हुआ है। ये अलग अलग दो छंदों के नाम देते हैं, दोहा, तोटक, तोमर, गाथा आदि छंदों की भरमार है।
ठीक है। डॉक्टर नामर सिंह के शब्दों में यदि कहा जाए तो हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। ठीक है, बस ये लिख दो, ये फालतू की बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है। भाव भंगिमा के साथ साथ दनानन भाषा नए छंदों में गति धारण करती चलती है, ये सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी बकवास अगर कर सकते हो तो इसको यहाँ से ऐसे कैसे याद करके चले जाना। बाकी मैं तो ये बोल रही हूँ कि भाई इसे बिल्कुल भी याद मत करना, क्योंकि बिल्कुल बेकार लैंग्वेज है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो मार्क्स कट जाएंगे। अब नेक्स्ट 9th और हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है कि रासो काव्य में अलंकारों का भी सफल प्रयोग हुआ है, यानी अलंकारों का भी प्रयोग जो है वो बहुत अच्छे अपने रूप में देखने को मिलता है, बिल्कुल उच्च रूप में देखने को मिलता है। और ये जो अलंकार है, ठीक है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का जो चमत्कार है वो भी इनमें दर्शनीय है। और इन काव्यों में जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो पांडित्य दर्शन के लिए, यानी दिखावे के लिए नहीं हुआ, बल्कि स्वाभाविक रूप में आए हैं ये अलंकार जो है, यानी पांडित्य दर्शन के लिए अपनी जो है अलंकारों की प्रधानता कि भाई मैं अलंकारों का इतना ज्ञाता हूँ, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं आया है, बल्कि स्वाभाविक रूप में ही इन अलंकारों का प्रयोग आया है। अर्थालंकार में उपमा रूपक जो है, अर्थालंकारों में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति का प्रचुर यानी भरकर भरमार रूप में प्रयोग हुआ है। अब कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसकी जब हम भूमिका बनाते हैं तो उसका कंक्लूजन भी बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाओ महत्व। ठीक है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दोनों दृश्यों से निजी महत्व है। यानी वीर गाथा कालीन रासों को देखें, वीर गाथात्मक जो है रचनाओं को देखें तो उनके काव्यों का ऐतिहासिक और जो साहित्यिक जो दृष्टि है, यदि उन दोनों दृश्यों से देखें तो उनका अपना ही एक अलग महत्व है। इसमें वीर और श्रृंगार रस और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है, यानी सुंदर यूज़ हुआ, बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी ये साहित्य जो है वो अत्यंत उपयोगी है। कल्पना के अतिरिक्त भिन्न रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। यदि बाबू श्याम सुंदर का मत देखें तो बाबू श्याम सुंदर ने इस युग के साहित्य के विषय में लिखते हुए कहा है कि इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है, यानी इतने अच्छे से उन्होंने इस काल के युद्धों का वर्णन किया है कि उनके सामने पीछे के जो कवि हैं, ठीक है, जो उनके पीछे के कवि हैं, कवियों की अनुप्रास सभ्यता किंतु निर्जीव रचनाएं नकल से पड़ जाती हैं, यानी बिल्कुल अनुप्रास गर्भित, यानी अनुप्रास से अलंकारों से जो है भरी हुई रचनाएं जो हैं, लेकिन निर्जीव जो है उनमें कोई भी ऐसा मतलब सजीव चित्रण सा नहीं होता है, वो नकल से पड़ जाती है। वो ऐसा लगता है कि ये इनकी सिर्फ कॉपी सी है। ठीक है, वीर भावों में भरी हिंदी के युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी क्षमता नहीं रखती। तो महत्व में मैं यही बोलूँगी कि यहाँ तक ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ तक लिखना चाहो तो लिख सकते हो और पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कहने का मतलब है कि जो वीर गाथाकालीन रासो काव्य जो हमें मिले हैं उनका अपना जो है ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों तरीक़ों से महत्व है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का बिल्कुल सुंदर यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी जो साहित्य हैं वे अत्यंत उपयोगी हैं। कल्पना के तिरेक में भी जो है इन रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। अगर इतना लिख के ख़त्म करना चाहो तो इतना लिख के भी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मुश्किल लगता है तो तुम इतना लिख के ख़त्म कर सकते हो, और अगर तुम पूरा लिखना चाहते हो तो तुम लोग पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बस ये लिख देना, बाबू श्याम सुंदर ने इस युग के साहित्य के विषय में लिखते हुए ये कहा है। पहले बता दूँ इस लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोमो में दी हुई लाइन है, तो तुम्हें ये ऐसे की ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। एंड जो इस काल के कवि हैं उनका युद्ध वर्णन इतना मार्मिक और इतना सजीव है कि उनसे पीछे जो कवियों ने जो रचनाएं की थी वे निर्जीव रचनाएं थी, और वे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो रचनाएं बिल्कुल नकली हैं, ये असली हैं ही नहीं। ठीक है, और इस युग में जो भरी हिंदी है, जो हिंदी साहित्य है, वैसी रचनाएं जो हैं आगे के हिंदी साहित्य में नहीं पाई जाती हैं। तो इतना लोग रख के तुम जो है वो यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हो और पीछे तक भी ख़त्म कर सकते हो। So this is all about today's lecture. Now meet you all in next lecture. तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। टाटा, बाय बाय।